Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the second lecture of the chapter Alternating Current. बच्चों ये हमारे Alternating Current चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले रेजोनेंस से, फिर देखेंगे LC ऑसिलेशंस और फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सीरीज LCR सर्किट से और कुछ पुरानी चीजों को रिवाइज करते हैं। जैसे कि मैंने हर बार EMF को क्या माना है, E नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर है ना, हम लोगों ने देखा था कि अगर रेजोनेंस की कंडीशन आ जाए, मतलब कि XL इज इक्वल टू XC आ जाए, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि उस केस में क्या हो जाता है कि सर्किट में जो करंट है वो सेम फेज में आ जाती है एज दैट ऑफ द EMF। क्लियर है ये बात? तो अगर EMF हमने चुना है E नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसके करस्पॉन्डिंग I की वैल्यू क्या आ जाती है, I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है ये बात? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है, जब XL की वैल्यू XC हो, है ना। मैं सीरीज RLC सर्किट की बात कर रहा हूं। तो वही देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है कि 0 phi मीन्स दैट द करंट एंड EMF आर इन फेज, है ना। फाई जीरो होने का मतलब क्या हो गया, फाई जीरो होने का मतलब हो गया, आपको याद होगा कि जब हम लोग XL और XC को कैंसिल आउट कर देते थे तो जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही रहता था, है ना। मतलब कि जिस वजह से जो नेट इम्पिडेंस है और एक्स एक्सिस है उसके बीच में एंगल कितना आ जाता था, जीरो आ जाता था। तो उस केस में ही तो हम लोग कहते थे कि करंट और EMF क्या हो गए, फेज में हो गए। द फेजर्स आर वर्टिकल टुगेदर एंड द कर्व्स पीक टुगेदर। आपको याद होगा EMF का अगर ग्राफ बनाए और अगर हम लोग करंट का ग्राफ बनाए तो वो दोनों कैसे होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल तरीके से वेरी करेंगे, है ना, क्योंकि ओमेगा दोनों का सेम है ना, ओमेगा बिल्कुल सेम है। और अगर फेज भी हमेशा अगर सेम रहेगा, फेज का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये जो ओमेगा टी वाला टर्म है इसी को तो हम लोग फेज कहते हैं। तो फेज भी अगर सेम है तो देखिए क्या होगा, जब EMF का पीक आएगा तब करंट का भी पीक आएगा, जब EMF जीरो होगा तब करंट भी जीरो होगा, मतलब बिल्कुल सेम तरीके से बिहेवियर होगा। हाँ, दोनों के एम्पलीट्यूड जो है वो ऑब्वियस है कि अलग अलग हो ही सकते हैं, है ना। और यहाँ पर जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं वो आप यहाँ पर फेजर डायग्राम देख पा रहे हैं ना, जैसा आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी देखा था, है ना। बिल्कुल उसी के कंपेरेबल हम लोग देख पा रहे हैं कि हमेशा जो फेज है वो करंट और EMF का क्या है, बिल्कुल सेम रहेगा। और टाइम के साथ हम लोग जानते हैं कि ये जो वेक्टर हम लोगों ने बनाया है ये लगातार क्या होता जाएगा, घूमता जाएगा, है ना। ये इस तरीके से लगातार घूमता जा रहा है, किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। लेकिन खास बात क्या है कि EMF और करंट दोनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। आपको याद होगा SHM में आप लोगों ने ये वाले एंगल को क्या कहा था, फेज कहा था। अब देखिए बच्चों I नॉट, है ना, I नॉट मैंने किसे कहा था, आइए मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी लिया था मैंने, और जब XL बराबर XC हो रहा था तो उस केस में I बराबर क्या आया था, I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया I नॉट जो है वो क्या है, वो पीक करंट है ना, मतलब करंट का एम्पलीट्यूड है। और ये जो I नॉट हम लोगों ने फिलहाल निकाला है ना, यहां पर जो हमारा I नॉट आया है ये किस कंडीशन का I नॉट है, ये तब का I नॉट है जब हम लोगों ने XC बराबर XL देखा, और जिस केस में हम लोग देख पा रहे थे कि जो EMF है और जो करंट है वो दोनों क्या रह रहे हैं, हमेशा सेम फेज में रह रहे हैं। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि पीक EMF अपॉन Z वही क्या होता है, पीक करंट, और Z क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर। लेकिन जिस केस के लिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं उस केस में XC बराबर XL है, मतलब 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L, दिस इज इक्वल टू 0, मतलब ओमेगा हम लोगों ने क्या लिया है, 1 अपॉन रूट LC। तो इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है वो बेसिकली क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है ना, जिस वजह से I नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, E नॉट अपॉन R। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है ना, वो क्या आ रहा है, E नॉट अपॉन R। लेकिन कब, जब रेजोनेंस की कंडीशन है, मतलब कि जब XC इज इक्वल टू XL है। ठीक है, अब बच्चों अगर जनरल केसेस की बात करें, है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई जनरल केस है, जैसे कि E इज इक्वल टू लेटर से E नॉट साइन ओमेगा टी होता, और लेटर से I आ जाता I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लेटर से, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या बोल देते,
उस केस में आई नॉट जो होता वो होता ई नॉट अपॉन जेड, मतलब अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का भी होल स्क्वायर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सेप्ट दिस रेजोनेंस वाला केस, बाकी सारे केसेस में जो डिनोमिनेटर है ना, वो आर से तो बड़ा आएगा, क्योंकि अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो आई नॉट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पर्टिकुलर ओमेगा पर आ रही है, ये आ रही है जब ओमेगा की वैल्यू क्या हो 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एल सी। मतलब रिमेनिंग सारे केसेस में जो आई नॉट आ रहा है उन सारे केसेस में से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई नॉट, मतलब पीक करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, जब हम लोग रेजोनेंस की कंडीशन ले रहे हैं, और जिस केस में Z की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, R के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, रेजोनेंस की कंडीशन के लिए हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन रूट एल सी, और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, ये आ गई 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट ऑफ 1 बाय एल सी, है ना। और ये कब आया, जब ओमेगा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी, और इस पर्टिकुलर ओमेगा के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन सर्किट। तो बच्चों इस केस में रेजोनेंस क्यों कहते हैं कि हो रहा है, क्योंकि आप देखिए इस केस में क्या होता है कि जो सोर्स का ईएमएफ है और जो करंट है वो हमेशा क्या रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं। और हमने देखा कि इस पर्टिकुलर केस में आई जो है ना, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बाकी सारे केसेस के एम्पलीट्यूड से क्या आता है, ज्यादा आता है। ठीक है, तो अगर आई नॉट सबसे ज्यादा है तो इस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि आई आर एम एस भी जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। मतलब इस कंडीशन में जो करंट है वो क्या आएगी, बहुत ही ज्यादा आएगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो बच्चों चलिए समराइज कर लेते हैं जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि जब ड्राइविंग ओमेगा डी, मतलब कि ओमेगा डी का मतलब कौन सा ओमेगा हो गया, ओमेगा, है ना। मतलब कि जब हम लोग ईएमएफ बराबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां पर जो ओमेगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइविंग ओमेगा, या फिर कहीं कहीं ओमेगा डी से भी डिनोट कर दिया जाता है। जब उसकी वैल्यू हो जाएगी किसके, इक्वल टू नेचुरल ओमेगा नॉट। नेचुरल ओमेगा नॉट का मतलब क्या हो गया, ओमेगा नॉट का मतलब हो गया अंडर द रूट ऑफ 1 अपॉन एल सी। मतलब कि ये क्या है, ये उस एलसीआर सर्किट की नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ड्राइविंग ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। और उन केसेस में हम लोगों ने क्या देखा था कि करंट एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है, साथ ही साथ उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि सर्किट इज इन रेजोनेंस। साथ ही साथ ऐसा कब होता है, जब जो सर्किट है वो इक्वली कैपेसिटिव और इंडक्टिव हो जाए, मतलब कि XC इक्वल्स XL हो जाए, है ना। और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोगों ने देखा था कि करंट और EMF बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सेम फेज में आ जाते हैं। मतलब उस केस में I जो है वो कैसा आ जाता है, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी जैसा, अगर EMF हमने E नॉट साइन ओमेगा टी जैसा लिया है। और ऑब्वियस है कि उस समय फाई की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि जो नेट इंपेडेंस है दैट इज Z, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, R के बराबर। ठीक है, तो बच्चों इसी केस के लिए, है ना, इसी केस के करस्पॉन्डिंग जब रेजोनेंस हो रहा है तब के लिए देखिए यहाँ पर फेजर डायग्राम भी बनाया हुआ है ना। आपने फेजर डायग्राम पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, है ना। वहां पर भी हम लोगों ने क्या करा था, फेजर डायग्राम का यूज करा था। और उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, जो लगातार टाइम के साथ क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। और ये जो एरोज है ना, ये क्या होते हैं, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमते रहते हैं, है ना। और इस केस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो ईएमएफ है ना, और जो करंट है, उन दोनों का जो फेज है वो हमेशा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या बन गया, फेजर डायग्राम बन गया। और इसके थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं कि हमेशा करंट और ईएमएफ क्या रह रहे हैं, सेम फेज में रह रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इस ग्राफ को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये बेसिकली ग्राफ बना है करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट एज अ फंक्शन ऑफ दिस रेशियो ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। यहां पर ओमेगा क्या है, आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि हम लोग सोर्स ईएमएफ लेते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर जो ओमेगा है वो बेसिकली क्या होता है,
वो ओमेगा डी होता है, मतलब ड्राइविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो वही ओमेगा डी यहां पर ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ ओमेगा नॉट क्या है? ओमेगा नॉट है इस सर्किट की नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब अंडर द रूट ऑफ 1/LC। क्लियर है ये बात? तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे ओमेगा जो है वो वेरी कर रहा है, उसके हिसाब से ये रेशियो ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट भी क्या होता जा रहा है? वेरी करता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तीन अलग अलग ग्राफ बनाए गए हैं फॉर सेम वैल्यू ऑफ एल, फॉर सेम वैल्यू ऑफ सी, बट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। एक बार रेजिस्टेंस 10 ओम है, एक बार रेजिस्टेंस 30 ओम है, और एक बार रेजिस्टेंस बढ़ा करके 100 ओम कर दिया गया है। तो इन तीनों ग्राफ्स में अगर पहले मैं कंपैरिजन ड्रॉ करूं, तो तीनों ग्राफ्स में एक कंपैरिजन मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं कि जब रेजिस्टेंस सबसे कम है ना, तो उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, है ना, मतलब कि मैं तीनों केसेस के रेजोनेंस को अगर कंपेयर करूं, तो करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू किस केस में आ रही है? जब रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो रहा है। अब करंट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हो गया? करंट एम्पलीट्यूड होता है आई नॉट, जो कि होता है ई नॉट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये ई नॉट डिवाइडेड बाय जेड हो जाएगा, जो कि क्या बन जाता है? जो कि बन जाता है ई नॉट अपॉन आर एट रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस की कंडीशन में ये जो आई नॉट है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? ई नॉट अपॉन आर। मतलब जब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाती है? ओमेगा नॉट, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/LC। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड है इन तीनों के लिए अगर देखें, तो सबसे ज्यादा किसके लिए आ रहा है? वो जब रेजिस्टेंस सबसे छोटा है, मतलब 10 ओम है, ठीक है। और आना भी चाहिए था, क्योंकि आप देखिए कि ई नॉट तो तीनों के लिए हम लोगों ने सेम रखा है, तभी कंपैरिजन कर रहे हैं। और आर जो है जब मिनिमम होगा, तभी तो ये जो टर्म है ई नॉट अपॉन आर, ये क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। तो बच्चों अभी हम लोगों ने कंपैरिजन ड्रॉ किया इन तीनों ग्राफ्स के बीच में ना, और हमने ये पाया, ये समराइज किया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जब मिनिमम होगी, तब करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, जो कि कब आती है? जब ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर हो जाए, तो वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है ये बात। अब हम लोग लेटर से किसी एक ग्राफ को देख रहे हैं, जैसे कि R इक्वल टू 10 ओम, है ना। इस पर्टिकुलर ग्राफ को अगर हम लोग सिर्फ वॉच करें, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि जैसे जैसे ओमेगा जो है ओमेगा नॉट को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर ई की वैल्यू रहे ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो बेसिकली आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर है ये बात? यहां पर फाई हमें पता है कि वो क्या हो जाता है? फाई हो जाता है यहां पर फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि आई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर आई नॉट जो है वो आ जाएगा ई नॉट अपॉन जेड। और z क्या होता है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, z होता है अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का भी होल स्क्वायर। करेक्ट है ये। और हम लोग जानते हैं यहां पर कि ये जो z है ना, z इज मिनिमम एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, है ना। जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट हो जाती है, तब क्या होता है? ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा c आ जाता है। और उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है, मतलब z जो है वो क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है, एंड इज इक्वल टू कितना हो जाता है? r के बराबर, है ना। तो z की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाती है? r हो जाती है। और उस केस में आई नॉट की जो वैल्यू है वो क्या बन जाती है? मैक्सिमम। और वो कितनी हो जाती है? ई नॉट डिवाइडेड बाय आर। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि आई नॉट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा पर भी तो डिपेंड करता है ना, कि ओमेगा की वैल्यू क्या है वो डिसाइड करेगा कि आई नॉट क्या हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर जो ग्राफ है कि जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट को अप्रोच कर रही है, तो उस केस में जो करंट एम्पलीट्यूड है वो भी क्या हो रहा है? काफी ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है। अब बच्चों यहां पर इस पूरे के पूरे ग्राफ को ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं।
जो दो पोर्शंस है ना वो मैं ऐसे डिवाइड करने वाला हूं यहाँ पर। एक पोर्शन हो जाएगा वो पोर्शन जो ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 के लेफ्ट में लाई कर रहा है, और वो पोर्शन जो ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 के राइट में लाई कर रहा है। एग्जैक्टली अगर ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 मतलब कि जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर हो जाए, उस मोमेंट पर तो रेजोनेंस हो रहा है, उस मोमेंट पर तो सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है, एज रेजिस्टिव सर्किट। अब मैं इन दोनों पोर्शंस को देखना चाहता हूं कि आखिर सर्किट जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है जब ये जो रेशियो है ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट वो 1 से छोटा है, और जब ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट 1 से बड़ा है। तो देखिए बच्चों, ये जो ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 वाली जो लाइन है, इसके लेफ्ट में अगर हम लोग जाएं, मतलब जब ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट क्या हो जाए, लेस देन 1, तो उसमें मैं लिख देता हूं यहां पर ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहां से देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, है ना, ये मेरे पास कंडीशन आई। ठीक है, अब जरा सोचते हैं कि क्या होता है जब XC ग्रेटर देन XL हो और जब XC लेस देन XL हो। इन दोनों केसेस को चलिए स्टडी करते हैं। तो पहला जो केस मैंने लिया है XC ग्रेटर देन XL, इसमें क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा C ग्रेटर देन ओमेगा L हो जाएगा। और जो दूसरा केस लिया उसमें क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा C लेस देन ओमेगा L हो जाएगा। यहां तक तो सही है। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से इस केस में आ जाएगा, पहले वाले केस में ओमेगा स्क्वायर लेस देन 1 अपॉन LC, और दूसरे केस में क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन LC आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कि 1 अपॉन LC क्या हो गया, 1 अपॉन LC हो गया बेसिकली ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो यहां पर आ रहा है ओमेगा स्क्वायर लेस देन ओमेगा नॉट का स्क्वायर, है ना। और दूसरे केस में क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग केसेस यहाँ पर बन गए, है ना। और वो दो अलग अलग केसेस कौन से हैं, एक बार जब XC ग्रेटर देन XL हो, और एक केस हो जाएगा जब XC लेस देन XL हो। तो जब XC ग्रेटर देन XL है तब हम लोग देख पा रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर क्या हो रहा है, लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर आ रहा है। तो उस केस में ओमेगा भी क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस देन ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जिस पोर्शन के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा शुरू करी थी, है ना, जब ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही थी, ओमेगा की वैल्यू लेस देन ओमेगा नॉट आ रही थी, मतलब कि हम लोग लेफ्ट वाले पोर्शन की बात जब कर रहे थे, तो वो बेसिकली कब का पोर्शन हो गया, जब XC ग्रेटर देन XL है। और जब XC ग्रेटर देन XL होगा तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा, मेनली कैपेसिटिव, है ना। जो सर्किट है वो मेनली कैपेसिटिव बिहेव करेगा। इसका मतलब जो राइट वाला पोर्शन है वो कैसा बिहेव करेगा, मेनली इंडक्टिव, है ना। तो सर्किट जो है वो मेनली इंडक्टिव बिहेव कर रहा है जब ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है। तो चलिए बच्चों एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ देखते हैं, ये है एवरेज पावर एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा का। अब हम लोग जानते हैं कि एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर होता है IRMS स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। और हम लोग ये भी जानते हैं कि IRMS क्या होता है, IRMS होता है I0 अपॉन √2। तो ये हो गया I0 अपॉन √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R। मतलब एवरेज पावर का एक और फॉर्मूला क्या बन गया, I0 स्क्वायर R डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है यहां तक, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब आप देखिए बच्चों, एवरेज पावर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है I0 के ऊपर, है ना। I0 की वैल्यू क्या है उसके हिसाब से एवरेज पावर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जब I0 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, उस समय क्या होगा, उस समय एवरेज पावर भी जो है वो मैक्सिमम होगा। और सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं कि जब I0 की वैल्यू I0 मैक्सिमम अपॉन √2 हो जाएगी, तो उस केस में मैक्सिमम पावर अपॉन 2 हो जाएगा पावर, एवरेज पावर। तो उस मोमेंट पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि एवरेज पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर अपॉन 2, क्योंकि √2 है उसका स्क्वायर कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 2 बन जाएगा। आई होप ये क्वाइट ऑब्वियस है, समझ पाना है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, अगेन मैं रिवाइज करा देता हूं कि एवरेज पावर जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, I0 स्क्वायर R बाई 2। I0 जो है वो खुद क्या होता है, वो खुद जो है वो ओमेगा पर डिपेंड करता है। अब जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर हो जाती है
तब क्या हो जाता है, आई नॉट बिकम्स मैक्सिमम, और उस केस में पावर एवरेज ऑल्सो बिकम्स मैक्सिमम। और जिस केस में है ना, या फिर जिस ओमेगा पर आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, आई नॉट मैक्सिमम अपॉन रूट टू, उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एवरेज पावर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एवरेज पावर अपॉन टू। क्लियर है यहां तक? तो बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दो ऐसे ओमेगा है ना, लेट अस से ओमेगा 1 और ओमेगा 2। इन दोनों एंगुलर फ्रीक्वेंसीज पर है ना, जब जो ड्राइविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है उसकी वैल्यू जब कितनी हो जा रही है, ओमेगा 1 या फिर ओमेगा 2, तो इन दोनों केसेस में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पावर है, एवरेज पावर है, उसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, मैक्सिमम एवरेज पावर का आधा। इसीलिए इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को कहा जाता है हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, क्योंकि इन दोनों एंगुलर फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू पर जो एवरेज पावर है वो मैक्सिमम एवरेज पावर का क्या आ जाता है, हाफ आ जाता है। और इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या कहते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा बच्चों मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो ग्राफ है ये एसिमेट्रिक होता है। दिस ग्राफ इज एक्चुअली एसिमेट्रिक, है ना। तो सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि जो एवरेज पावर का फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है वो है आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, है ना, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, ये होता है एवरेज पावर का फॉर्मूला। अब हम लोग खुद जानते हैं कि आई नॉट जो है ना, वो क्या होता है, वो होता है ई नॉट अपॉन जेड, और जेड कितना होता है, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, यहां पर मैं लिख सकता हूं ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो चूंकि यहां पर आई नॉट जो है वो खुद ही, उसका ग्राफ अगर हम लोग ओमेगा के साथ बनाएंगे तो वो एसिमेट्रिक आएगा, क्योंकि फंक्शन जो है आप देख पा रहे हैं बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए जो आई नॉट स्क्वायर है और उसके करस्पॉन्डिंग जो एवरेज पावर का फंक्शन है उसका भी ग्राफ जो है वो कैसा आता है, एसिमेट्रिक आता है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो बच्चों इस ग्राफ को देख करके मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि आई नॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, उसको अगर मैं √2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, आई नॉट मैक्सिमम कितना होता है, वो होता है ई नॉट अपॉन आर, है ना। यहां पर बेसिकली आर क्या है, ये जेड की मिनिमम वैल्यू है तो वो आर हो जाती है, और √2 भी है तो यहां पर मैं √2 लिख सकता हूं। अब ये जो आई नॉट मैक्सिमम अपॉन √2, ये जो वैल्यू है ये बेसिकली जिस ओमेगा पर आ रही है उसे ही तो हम लोग ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कह रहे हैं। तो अगर मैं एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ई नॉट डिवाइडेड बाय इस मोमेंट के लिए जो z होगा, जो कि मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और मुझे पता है कि यहां पर जो ओमेगा है उसकी दो वैल्यूज आएंगी, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो बच्चों अब मैं यहां पर इसे सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो सॉल्व बेसिकली मैं कैसे करूंगा, आप देखिए कि यहां पर जो डिनोमिनेटर का टर्म है और यहां पर जो डिनोमिनेटर का टर्म है दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, r√2 इज इक्वल टू, एक काम करता हूं मैं स्क्वायर ही कर देता हूं ना, तो r√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और मुझे पता है कि इसमें जो ओमेगा की दो वैल्यूज जो आएंगी इस इक्वेशन से वो कौन कौन सी होंगी, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो यहां पर पहले ओपन करके देखते हैं क्या आ रहा है, ये 2r स्क्वायर हो जाएगा और इधर r स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे फर्दर ओपन करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है, ये बन जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एल अपॉन सी, है ना, यही तो बन जाएगा। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमें एलसीएम ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दूंगा, तो ये कितना बन जाएगा, ओमेगा टू द पावर 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर सी, और एलएचएस में आर स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये किस में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, ओमेगा टू द पावर 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू क्या जा रहा है,
ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, ओमेगा टू द पावर 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, ये आ गया एक तरफ। फिर क्या आ गया हमारे पास, माइनस ऑफ, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक टर्म आ जाएगा 2 टाइम्स एल सी, फिर आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए इस इक्वेशन को किस तरीके से देखा जा सकता है, मैं इसे देख रहा हूं एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कैसे, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 एल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 LC प्लस सी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसे किस फॉर्मेट में देख रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, जहां पर मैं x किसे मान रहा हूं, x मैं बेसिकली मान रहा हूं ओमेगा स्क्वायर को। क्लियर है ये बात? तो देखिए यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा c अपॉन ए, मतलब कि वो आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा, सॉरी 1 अपॉन एल स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि a क्या है, a जो है वो तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, मतलब कि एल स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। और मुझे पता है कि इस इक्वेशन के, है ना, इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आने चाहिए वो क्या आने चाहिए, अगर मैं सिंपली ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा की दो वैल्यूज आने वाली थी, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो ओमेगा स्क्वायर की दो वैल्यूज क्या आने वाली है, ओमेगा 1 स्क्वायर एंड ओमेगा 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब c अपॉन ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आने वाला है, ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ गया, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, राइट। तो यहां से ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या आ गया, ये आ गया 1 अपॉन एल सी, जो कि क्या बन गया, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ओमेगा नॉट क्या है, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने डिराइव कर लिया, और वो क्या है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो रिजल्ट आया है ना, ये कब आया है, जब हम लोगों ने ग्राफ को एसिमेट्रिक माना है और एग्जैक्ट रिलेशंस, है ना, एग्जैक्ट रिलेशंस का यूज करा है। क्लियर है ये बात? तो बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालने वाले हैं। मतलब कि इस बार जो है हम लोग क्या निकालेंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा नॉट, इनमें फिर से रिलेशन निकालेंगे बट यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। मतलब इस ग्राफ को इस बार हम लोग ऑलमोस्ट सिमेट्रिक मानेंगे। ये एग्जैक्टली सिमेट्रिक नहीं होता है, पर हम लोग इसे ऑलमोस्ट सिमेट्रिक जरूर कह सकते हैं। और इस सिमेट्रिसिटी का यूज करते हुए बेस्ड ऑन एनसीईआरटी जो है हम लोग यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर कैसे बढ़ा जाए आगे। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने इस पॉइंट को ओमेगा 1 कहा था और इस वैल्यू को क्या कहा था, ओमेगा 2 कहा था, राइट। तो मैं ओमेगा 1 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा 1 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, है ना, जहां पर मैंने क्या मान लिया, ये जो दूरी है इसको मैंने डेल्टा ओमेगा कह दिया। अब सिमेट्री का यूज करते हुए मैं ओमेगा 2 को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट ओमेगा 2 एज ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, है ना। तो यहां पर मैंने सिमेट्री का यूज करा और ये कह दिया कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है वो ऑलमोस्ट ओमेगा नॉट से इक्वल दूरी पर है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता दूं कि ये जो डिफरेंस है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का, मतलब ये जो बेसिकली गैप है ना, इस गैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस गैप की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, और इसे कहते हैं हम लोग बैंड विड्थ, है ना, ये कहलाता है बैंड विड्थ ऑफ द सर्किट। और जितना ये छोटा होता है ना उतना बेटर होता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर बेटर रेजोनेंस हो, शार्प रेजोनेंस हो, तो उस केस में बैंडविड्थ जो है वो क्या आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, आपको रिवाइज कराने के लिए और ये समझाने के लिए कि बैंडविड्थ को कम क्यों होना चाहिए फॉर बेटर रेजोनेंस, ये वाला ग्राफ मैंने आपको दिखाया है। इसमें बेसिकली आपको दो कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक केस में R की वैल्यू 100 है और एक केस में R की वैल्यू 200 ओम है, और बाकी L और C को बिल्कुल सेम रखा गया है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्राफ किसके बीच में है, I नॉट एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा,
आई नॉट क्या है, करंट एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा क्या है, ड्राइविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि जिस केस में बैंडविड्थ जो है वो छोटी आ रही है, जैसे कि हम लोग ये जो ऊंचा वाला जो ग्राफ है उसमें देख पा रहे हैं कि जो बैंडविड्थ है वो कम आ रही है। तो जिस केस में बैंडविड्थ कम आ रही है उस केस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि करंट आई नॉट जो है, बेसिकली करंट का जो एम्पलीट्यूड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, और भी ज्यादा आ रही है। मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्राफ नंबर 1 में जो रेजोनेंस हो रहा है वो फार बेटर हो रहा है एज कंपेयर टू ग्राफ नंबर 2। तो हम लोग सीधा सीधा एक कंपैरिजन देख पा रहे हैं कि जब बैंडविड्थ छोटी है तो उस केस में रेजोनेंस जो है वो और भी ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो बच्चों देखिए वही बातें यहां पर लिखी है कि द डिफरेंस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, इज ऑफन कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। द क्वांटिटी ओमेगा नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा इज रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, है ना। इससे हम लोग मेजर करते हैं कि रेजोनेंस कितना ज्यादा शार्प है। अब देखिए ये डेल्टा ओमेगा ये जितना छोटा होगा उतना ही शार्पर या फिर नैरोअर कहेंगे कि रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग शुरुआत करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एट ओमेगा 1, है ना, ओमेगा 1 पर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। तो वहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि आई की जो एम्पलीट्यूड है, करंट एम्पलीट्यूड है आई नॉट, वो कितना हो जाएगा, आई नॉट मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2, है ना। यही तो हम लोगों ने डिस्कशन करा था। और साथ ही साथ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन R√2, जैसा कि पिछले डेरिवेशन में हम लोगों ने देखा था। और इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन जेड, है ना। और ये जो जेड है वो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ R² प्लस ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 रखनी है तो ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C का भी होल स्क्वायर। तो अब हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं, कंपेयर करके हम लोग यहां पर कंपेयर करके देख पा रहे हैं कि R√2 का स्क्वायर, R√2 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, R² प्लस ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C का भी होल स्क्वायर के। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, ये 2R² और इधर R², तो बेसिकली R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू सी, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ओमेगा 1 की वैल्यू भरूं तो ओमेगा 1 की वैल्यू भरने पर क्या हो जाएगा, आप देखिए ये ओमेगा 1 के बदले में लिख दूंगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, और डिनोमिनेटर में रहेगा सी। दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल आर जो कि रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, मतलब मैंने ओमेगा नॉट से डिवाइड कर दिया तो मुझे ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई भी करना होगा, माइनस अब दूसरे टर्म को देखिए, दूसरे टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन सी। और देखिएगा यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओमेगा नॉट को अगर मैं बाहर ले लूं, है ना, तो अगर मैं ओमेगा नॉट को बाहर ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, सी ओमेगा नॉट, और अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। और ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो देखिए बच्चों अगर मैं इस इंडक्टर वाले टर्म को देखूं तो वो क्या बन जा रहा है, वो बन जा रहा है ओमेगा नॉट इंटू एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, और फिर ये जो दूसरा टर्म है वो क्या बन जाएगा, ये आप देखिए 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, ये बेसिकली बन जाएगा ओमेगा नॉट इंटू एल। क्योंकि आपको याद होगा कि हम लोग जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ओमेगा नॉट की। तो ओमेगा नॉट जो है वो क्या होता है, ओमेगा नॉट होता है 1 अपॉन रूट ओवर एल सी। तो वहां से हमारे पास ओमेगा नॉट सी की वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 अपॉन ओमेगा नॉट एल। इसीलिए मैंने 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी को क्या लिख दिया, ओमेगा नॉट इंटू एल। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट है, तो इसको मैं बाइनोमियल से क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। तो बच्चों ये किसके बराबर आ जाएगा, आर के। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये वाले स्टेप से, है ना, यहां से लेकर के
हम लोग यहां पर कैसे पहुंचे? तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोगों ने एक्चुअली लगाया था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो जाए तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। और सिमिलरली अगर 1 प्लस है ना एक्स टू द पावर यहां पर क्या हो जाए माइनस एन हो जाए तो ये बन जाता है 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, तो अब देखिए ये कब वैलिड होता है? ये तब वैलिड होता है जब x इज मच मच लेस देन 1। क्लियर है ना? तो हम लोग देखिए ऊपर वाले एक्सप्रेशन को क्या बोल सकते हैं? जो ऊपर वाला हमारा ये जो एक्सप्रेशन था है ना, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? आइए मैं आपको दिखाता हूं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट टू द पावर माइनस 1, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो कि कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट में, है ना। और ये कब वैलिड है? जब डेल्टा ओमेगा क्या हो, वो ओमेगा नॉट के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो। तो हमने ये अप्रोक्सीमेशन लेते हुए इससे देखिए क्या लिख दिया, 1 अपॉन 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट को हम लोगों ने सिंपली लिख दिया 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, कंसिडरिंग कि जो डेल्टा ओमेगा है वो ओमेगा नॉट के कंपैरिजन में कैसा है, बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये बन जाएगा ओमेगा नॉट एल माइनस ओमेगा नॉट एल, मतलब ये तो गायब हो जाएगा है ना, 1 से ये -1 चला जाएगा। फिर क्या बच जाएगा हमारे पास? ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट गया तो ये बन गया डेल्टा ओमेगा इंटू एल। फिर क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा एल डेल्टा ओमेगा वंस अगेन। और ये किसके बराबर आ जा रहा है? आर के बराबर। तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू आर। तो हमारे पास डेल्टा ओमेगा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एल। ठीक है, और हमें ये पता है कि ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा को ही हम लोग क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं, है ना। तो लिख देता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा क्या है? वो है बेसिकली बैंड विड्थ। ठीक है, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसको हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था कि इट इज गिवन बाय एक्चुअली ओमेगा नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो देखिए ओमेगा नॉट और उसको डिवाइड करना है 2 डेल्टा ओमेगा से, जो कि कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा ओमेगा हो जाएगा आर अपॉन एल। तो यहां मैं लिख देता हूं आर और ऊपर आ जाएगा एल। तो बेसिकली ये जो टर्म आया हमारे पास, इसका नाम होता है कैपिटल क्यू, मतलब क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, है ना। तो ये कहलाता है क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये वाला टर्म जो है ना, क्वालिटी फैक्टर, जितना ज्यादा होगा रेजोनेंस उतना ही बेटर होगा, क्योंकि डेल्टा ओमेगा के कम होने से, है ना, क्या होता है? हमने देखा कि जो रेजोनेंस है वो बेटर होता है। तो डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? बड़ा आ जाएगा। तो देखिए बच्चों होता क्या है, रेजोनेंट सर्किट्स आर कॉमनली यूज्ड टू पास और रिजेक्ट सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी रेंजेस। और यहां पर सीधा सा एप्लीकेशन है रेजोनेंस का, है ना। जैसा कि आप लोगों ने देखा था पहले, आपको याद होगा एसएचएम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कोई ब्रिज है तो उस ब्रिज की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे वो ऑसिलेट कराना चाहता है। अब अगर जो एक्सटर्नल सोर्स है वो भी उसी फ्रीक्वेंसी पर उसे ऑसिलेट कराना चाहे, तब क्या होता है? लार्ज एम्पलीट्यूड क्रिएट होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी डेवलप हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ब्रिज कोलैप्स भी कर सकता है। तो वैसा ही एग्जांपल यहां पर भी होता है। रेजोनेंट सर्किट्स में मेनली क्या होता है कि हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं एल सी या आर को, जिसकी वजह से कि वो जो सर्किट है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज कर सकती है। अब मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर उसे सेट कर दिया। अब जो एक्सटर्नल है ना, जैसे कि मान लीजिए रेडियो की बात करें, तो जो वेव हमारे पास आ रही है ना, स्टेशन से जो वेव आ रही है, तो उस वेव को, उस रेडियो को कैच करना है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि आपने जब ट्यून किया रेडियो को, और ट्यून करने की वजह से क्या हो रहा है कि रेडियो की एक पर्टिकुलर नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। अगर वो मैच करती है उस पर्टिकुलर एफएम चैनल के सिग्नल से जिसको आप सुनना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाता है? रेजोनेंस हो जाता है, और उस एफएम चैनल के करस्पॉन्डिंग जो करंट प्रोड्यूस होता है सर्किट में वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से जो गाना आपके पास आ रहा है वो बहुत ही लाउड आता है और आप आराम से उसे सुन पाते हैं। तो वही चीज यहां पर होती है देखिए।
और ऑब्वियस है कि अगर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वो एक्सेप्ट कर रहा है तो बाकियों को वो रिजेक्ट कर रहा है। तो देखिए वही लिखा है यहां पर कि दिस इज डन बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एंड हेंस ट्यूनिंग द सर्किट, है ना, इसी प्रोसेस को ट्यूनिंग कहते हैं। ट्यूनिंग द सर्किट टू अ पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जैसे कि रेडियोज में द रिसीवर इज ट्यून्ड टू द डिजायर्ड स्टेशन by adjusting the resonant frequency of its circuitry to match the frequency of the station. If the tuning circuit has a high capital Q मतलब quality factor, तो हम लोग जानते हैं जितना ज्यादा quality factor होगा उतना ही कम bandwidth होगा. So signals from other stations at frequencies even slightly different, है ना, हल्का सा भी अगर कम रहा तो भी हम लोग देख पा रहे थे कि क्या हो जाएगा, at frequencies even slightly different from the resonant frequency encounter a high impedance and are not passed by the circuit, है ना. उन सब केसेस में उन ओमेगा की वैल्यूज पर क्या हो जाता है, हमने देखा था कि इंपेडेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है जिसकी वजह से आई नॉट क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके होने पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी वजह से जो करंट आ रहा है वो बहुत ही कम आ रहा है. ऐसा हम लोग समझ सकते हैं. तो सेलफोन्स का भी एक एग्जांपल है कि सेलफोन्स वर्क इन अ सिमिलर फैशन communicating with signals of around 1 gigahertz that are tuned by an inductor capacitor circuit. One of the most common applications of capacitors is their use in AC timing circuits based on attaining a resonant frequency. अब मेटल डिटेक्टर, है ना, अलग अलग यूजेस बस यहाँ पर लिखे हुए हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है अपने को, बस हमारे को ये आइडिया होना चाहिए कि इन सारे जगहों पर क्या यूज होता है, रेजोनेंट सर्किट का ही इस्तेमाल होता है. अब मेटल डिटेक्टर ऑल्सो यूजेस अ शिफ्ट इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन डिटेक्टिंग मेटल्स. तो देखिए बच्चों, इसी मेटल डिटेक्टर का हमारे को एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे व्हेन अ मेटल डिटेक्टर कम्स नियर अ पीस ऑफ मेटल, है ना, अगर वो किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट के पास आता है तो क्या होता है, the self-inductance of one of its coils changes. This causes a shift in the resonant frequency of a circuit containing the coil. That shift is detected by the circuitry and transmitted to the diver by means of headphones. तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रेजोनेंस का इस्तेमाल जो है अलग अलग जगहों पर होता है. चलिए बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस. तो चलिए पहले हम लोग एलसी ऑसिलेशंस को क्वालिटेटिवली समझते हैं, है ना. तो यहां पर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, एलसी ऑसिलेशंस का मतलब हो जाएगा कि इस बार इंडक्टर है और कैपेसिटर है. ठीक है, शुरुआत में देखिए सबसे पहला डायग्राम हमारे पास ये ए वाला डायग्राम है. इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि शुरुआत में कैपेसिटर जो है वो तो चार्ज था, है ना, और इंडक्टर जो है वो उस समय, है ना, उस समय उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी. क्यों? क्योंकि करंट जो है इस मोमेंट पर क्या था, जीरो था. ठीक है, अब आप सोचिए कि क्या होगा, कैपेसिटर अगर इस तरीके से यहां पर है जो कि चार्ज्ड है और यहां पर सर्किट कंप्लीट भी है, तो ये कैपेसिटर क्या चाहेगा, इट वुड ट्राई टू गेट डिस्चार्ज्ड, है ना, तो ये डिस्चार्ज होना चाहेगा. आप सोचिए अगर यहां पर इंडक्टर नहीं होता तो ये एक झटके में डिस्चार्ज हो गया होता, लेकिन यहां पर जो इंडक्टर है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बच्चों ये जो प्रोसेस है डिस्चार्जिंग का ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा. तो देखिए यहां पर जो बी डायग्राम है उसको जरा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कैपेसिटर का चार्ज धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और जो एनर्जी थी कैपेसिटर के पास इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अब धीरे धीरे किस फॉर्म में जाती जा रही है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, है ना. जैसे जैसे करंट जो है वो बिल्डअप होता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी में. तो शुरुआत में पूरी की पूरी एनर्जी थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो वही यहां लिखा है एंटायरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और उसके बाद वाला जो डायग्राम है बी डायग्राम, उसमें यह दिखाया गया है कि चार्ज भी अभी है कुछ कैपेसिटर के पास और साथ ही साथ करंट भी कुछ आई फ्लो कर रहा है सर्किट में, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी है और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी एनर्जी है. क्लियर है यहां तक? तो बच्चों अब अगर हम लोग बात करें ये जो तीसरा डायग्राम है ना, ये जो सी से जो डिनोटेड डायग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें यह दिखाया जा रहा है बच्चों कि कैपेसिटर जो है जस्ट अभी अभी क्या हुआ, फुली डिस्चार्ज हो गया. अभी कैपेसिटर के पास फिलहाल कोई भी चार्ज नहीं है. ठीक है, और इस समय हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब करंट जो है वो क्या हो गई होगी, मैक्सिमम हो गई होगी. और बच्चों कैसे हम लोग कह सकते हैं कि करंट इस समय मैक्सिमम ही होगी,
क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सिस्टम है इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जहां से एनर्जी डिसिपेट हो। जैसे रेजिस्टेंस अगर होता तो हम लोग जरूर कहते कि यहाँ पर सिस्टम से एनर्जी क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है। पर यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट तो है नहीं जो कि सिस्टम से एनर्जी को वेस्ट करवाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस समय जो पूरी की पूरी एनर्जी थी कैपेसिटर के पास, वो पूरी की पूरी कहाँ चली गई? इट हैज गॉट स्टोर्ड एज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, है ना। और इसका मतलब ये हो गया कि इंडक्टर के पास जो एनर्जी हम लोग कहेंगे, और वो कितनी कहेंगे, हाफ एल आई स्क्वायर, वो मैक्सिमम होगा। अब हाफ एल आई स्क्वायर को मैक्सिमम करवाने के लिए कौन से चीज को मैक्सिमम होना पड़ेगा? ऑब्वियस है कि करंट को मैक्सिमम होना पड़ेगा। इसलिए यहां पर देखिए यूई को 0 दिखाया गया और यूबी को मैक्सिमम दिखाया गया। ठीक है, तो बच्चों इस स्टेट से हम लोग आ जाते हैं अब डी पर, है ना। तो अब देखिए क्या होगा, इंडक्टर के थ्रू अभी करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर जो है फुली डिस्चार्ज हो गया तो कैपेसिटर तो और फर्दर करंट प्रोड्यूस करवाने में सक्षम नहीं है ना। करंट जो है वो कैपेसिटर की वजह से फ्लो करता अगर कैपेसिटर के पास क्या होता, चार्ज होता उसकी प्लेट्स पर। लेकिन ये बात इंडक्टर को अच्छी नहीं लगेगी। अब इंडक्टर बोलेगा कि अगर मेरे थ्रू करंट पास कर रहा था तो अभी भी मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरे थ्रू करंट पास करे। तो वो जबरदस्ती क्या करेगा, इट विल मेक श्योर कि अभी भी जितना करंट फ्लो कर रहा था वो अभी भी फ्लो करे। तो होगा क्या, बेचारा कैपेसिटर शुरुआत में चार्ज था और वो बड़ी मुश्किल से डिस्चार्ज हुआ, लेकिन इंडक्टर की वजह से क्या होगा, अब वापस से कैपेसिटर जो है वो चार्ज होने लगेगा, है ना। आप समझ पा रहे हैं कि अगर वो चाहेगा कि चार्जेस का फ्लो हो तो क्या हम लोग समझ सकते हैं, अगर कन्वेंशन के तरीके से चले तो हम लोग ये कह देंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसका फ्लो जो है वो कैसे हो रहा है, ऊपर वाली प्लेट से घूम करके पूरे सर्किट से पॉजिटिव प्लेट जो नीचे वाली प्लेट है वहां तक, है ना, जिसकी वजह से जो ऊपर वाली प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज होती जा रही है और जो नीचे वाली प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज। ये हम लोग बाय कन्वेंशन कह रहे हैं। हमें अंदर की बात पता है कि फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, वो भी करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जैसे ही कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया तो वो बात भी इंडक्टर को अच्छी नहीं लगी और इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि करंट फ्लो करे, है ना, और उस मोमेंट पर जितना करंट फ्लो कर रहा था वो चाहेगा कि उस मोमेंट पर जैसे ही कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो रहा है उसके अगले मोमेंट पर भी उतना ही करंट फ्लो हो जितना अभी हो रहा था, है ना। तो उसके लिए क्या करेगा, वो कैपेसिटर को वापस से चार्ज्ड बनाने लगेगा, है ना। और धीरे 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 करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन एक झटके से वो जीरो नहीं हुआ। तो डी से जब हम लोग ई पर आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो होना था वो तो हो ही गया, है ना। करंट जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, जीरो होने लगी। लेकिन ये जो चीज है ये एक झटके से नहीं हो पाई। लेकिन बच्चों हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इंडक्टर के पास अभी कोई भी एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी कहाँ आ गई, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आ गई कैपेसिटर के पास। सही है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार चीज हुई है और वो मजेदार चीज ये है कि ए वाले डायग्राम को देखिए आप और फिर जो है आप इस ई वाले डायग्राम को देखिए। तो पहले भी कैपेसिटर चार्ज था, अभी भी कैपेसिटर चार्ज है। पहले भी इंडक्टर के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, अभी भी इंडक्टर के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। लेकिन देयर इज अ बिग डिफरेंस। यहां पर फर्क क्या है कि पहले कैपेसिटर की जो ऊपर वाली प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज थी, लेकिन इस बार ऊपर वाली प्लेट कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। तो ऐसा लग जरूर सकता है कि एनर्जी वाइज तो सिचुएशन सेम है, लेकिन ये सिचुएशन पूरी तरीके से सेम नहीं है, क्योंकि शुरुआत में क्या था, एंटायरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी सिस्टम के पास। लेकिन इस बार क्या है, इस बार भी एंटायरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन जो पोलैरिटी है वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, अब जो है ये कैपेसिटर जब चार्ज हो गया तो उसको अगेन ये बात अच्छी नहीं लग रही कि ये चार्ज क्यों हो गया। तो अगेन वो क्या चाहेगा कि वो डिस्चार्ज होने लगे, है ना। तो डिस्चार्ज होने के लिए क्या करेगा वो अब पॉजिटिव, जैसे कि यहां पर पॉजिटिव चार्जेस है, यहां पर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो हम लोग कन्वेंशनली ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो घूम करके अब कहां पर आएंगे, नेगेटिव टर्मिनल तक, है ना, जो नेगेटिव प्लेट है वहां तक आने की कोशिश करेंगे। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, करंट जो है वो कैसा बिल्डअप हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस वाला, है ना। इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि करंट का सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहां पर करंट सेटअप हो जाएगा। ठीक है, और एक मोमेंट यहां पर ऐसा दिखाया गया है जब एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उतनी ही मैग्नेटिक एनर्जी है। ये वो कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन दिखाई गई है।
अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग F से G की तरफ, है ना। हम लोगों ने F को देखा था कि वो कोई इंटरमीडिएट स्टेट था जब UB और UE बराबर हो गए थे। अब देखिए क्या हो रहा था यहाँ पर, ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होने की कोशिश कर रहा था। तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जब कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, और उस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। कैपेसिटर जो है वो क्या हो गया, फुली डिस्चार्ज हो गया, और करंट जो है इस समय मैक्सिमम हो गया। और मैक्सिमम होना भी चाहिए, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से समझ सकते हैं, वरना एनर्जी जो सिस्टम के पास थी वो कहां जाएगी, सही है। अब अगर बच्चों हम लोग G से H की तरफ जाए तो हम लोग देख पा रहे थे कि G वाले में क्या कंडीशन थी, G वाले स्टेट में क्या हो रहा था, कैपेसिटर इस समय डिस्चार्ज था, लेकिन करंट जो है ना, वो अभी भी कैसी थी, अभी भी मैक्सिमम थी, और ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रही थी। तो बेचारा नेगेटिव प्लेट जो है जैसे ही वो न्यूट्रल होगा, वापस से वो देखेगा कि अरे करंट फिर से आने लगा, है ना, करंट तो बरकरार है, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव से जो न्यूट्रल हुई थी प्लेट, अब वो वापस से चार्ज गेन करना चालू कर देगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये करंट जो है वो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन फिर भी करंट कम हो रहा है, लेकिन चार्ज तो मिल ही रहा है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि अगेन ये जो कैपेसिटर है वो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जब वो वापस से जहां से हम लोगों ने शुरू करा था उस अवस्था में पहुंच जाएगा। मतलब कैपेसिटर के पास पूरा का पूरा एनर्जी आ जाएगा, और उस समय इंडक्टर के पास कोई भी एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि करंट जो है वो घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड इन दिस वे ये जो साइकिल है ये लगातार क्या रहेगा, चलता रहेगा। तो ये हम लोगों ने देखा LC ऑसिलेशंस, कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो ऑसिलेट कर रही है, कभी इलेक्ट्रिकल कभी मैग्नेटिक, है ना, कभी फिर वो बीच की कंडीशन आ गई कि थोड़ा इलेक्ट्रिकल थोड़ा मैग्नेटिक, और फिर कभी एंटायरली इलेक्ट्रिकल कभी एंटायरली मैग्नेटिक। इस तरीके से ये सिलसिला जो है लगातार चलता ही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों जो रिजल्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पर, इसको हम लोग अगर कंपेयर करना चाहें एक ऐसे केस से जो हम लोगों ने मैकेनिक्स में देखा था, तो वो हो जाएगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है ना। अगर मान लीजिए कि शुरुआत में आपने इसे कंप्रेस करके रखा है ना, लेट अस से कि बाय एन अमाउंट A से आपने इसे कंप्रेस करके रखा है, तो हम लोगों ने देखा था क्या होता था वहां पर, पहले एनर्जी होती थी प्योरली इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, फिर एक ऐसा मोमेंट आता था जब ये फाइनली अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देता था, लूज कर देता था, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती थी, जीरो। लेकिन जैसे ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती थी, तो अगेन स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग जो है उसके पास ऑल्दो एनर्जी नहीं रहती थी, लेकिन इस ब्लॉक के पास अब एनर्जी आ जाती थी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड ड्यू टू इनर्शिया ये और आगे जाने लगता था, फिर ये आगे जाता था, फिर ये मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट इसका हो सकता था फ्रॉम द मीन पोजीशन, वहां तक ये जाता था। उसके बाद फिर ये रुक जाता था एक मोमेंट के लिए। इस समय इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी तो नहीं रहती थी, लेकिन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी फुल आ जाती थी। फिर ये पीछे जाता था इस पोजीशन पर, और इस पोजीशन में क्या होता था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आ जाती थी, फिर पीछे जाता था, और इस तरीके से ये सिलसिला लगातार चलता ही रहता था। और अगेन यहां पर भी ऐसा होता था कि जैसे शुरुआत में हम लोग देखें तो पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल में थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये राइट एक्सट्रीम पे पहुंचा तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में टोटल एनर्जी आ गई। लेकिन क्या ये दोनों सिचुएशन सेम है? नहीं, क्योंकि एक बार ये मीन पोजीशन के लेफ्ट में है और एक बार ये मीन पोजीशन के राइट में है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट जैसा यहां पर होता था ना, वैसा ही मैकेनिक्स में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी होता था। तो इसीलिए बच्चों हम लोगों का अगला टॉपिक जो है वो है द इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनालॉजी। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हम लोग किस में कंपैरिजन करने वाले हैं, एक ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम में और एक LC ऑसिलेटर में। जिस तरीके से हम लोग स्प्रिंग की बात करें तो जब इलोंगेशन x का होता है या कंप्रेशन x का होता है, तब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कितनी कह देते हैं, हाफ के x स्क्वायर। और उसी तरीके से अगर मैं स्प्रिंग को कैपेसिटर से कंपेयर करूं तो कैपेसिटर में हम लोग देख सकते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और कितनी होती है, लेट अस से कि उसके पास चार्ज जो है वो स्मॉल q है ना, या तो प्लस q कह लीजिए या तो माइनस स्मॉल q कह लीजिए। तो उसके पास एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, q स्क्वायर अपॉन 2c, जिसको कंपेयर करते हुए हम लोग लिख सकते हैं हाफ 1/c q स्क्वायर। और सिमिलरली जो रोल ब्लॉक का होता है वो रोल एक तरीके से इंडक्टर का होता है। ब्लॉक के पास जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, उसी तरीके से इंडक्टर के पास एनर्जी होती है हाफ li स्क्वायर। और हम लोग जिस तरीके से v को dx by dt लिखते हैं, उसी तरीके से i को dq by dt भी तो लिख देते हैं।
तो अगेन ध्यान रहे बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्वालिटेटिव डिस्कशन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो टेबल देखा उसमें क्या देखा कि इन द सेकंड एनर्जी कॉलम द टू काइंड्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन एलसी ऑसिलेशंस। बाय लुकिंग अक्रॉस द टेबल वी कैन सी एन एनालॉजी बिटवीन द फॉर्म्स ऑफ द टू पेयर्स ऑफ एनर्जीज। कौन कौन सी? द मैकेनिकल एनर्जीज ऑफ द ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज ऑफ द एलसी ऑसिलेटर. The equations for V and I at the bottom of the table help us see the details of the analogy. They tell us that Q corresponds to X and I corresponds to V, जैसे मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन करा। और वहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 1/c K का रोल प्ले कर रहा है और L जो है वो M का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो Q corresponds to X, 1/c corresponds to K, I corresponds to V and L corresponds to M. तो हम लोग यहां पर डायरेक्टली क्या कह सकते हैं? These correspondences suggest that in an LC oscillator, the capacitor is mathematically like the spring in a block spring system and the inductor is like the block. ठीक है, और पहले हम लोगों ने देख रखा है, we saw that the angular frequency of oscillation of a frictionless block, है ना, ऑब्वियसली जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं था, तब हम लोगों ने SHM में, आपको याद होगा, हम लोगों ने टाइम पीरियड भी निकाला था जो कि कितना होता था 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा से, है ना। ओमेगा यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता था, जिसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ के बाय एम। तो वही देखिए यहां पर लिखा है कि द करस्पॉन्डेंसेस लिस्टेड अबव सजेस्ट दैट टू फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर एन आइडियल रेजिस्टेंसलेस एलसी सर्किट, के शुड बी रिप्लेस्ड बाय 1/c एंड m बाय l, जिसकी वजह से हमारे पास ओमेगा कितना आ जाएगा 1/रूट ऑफ एलसी। मतलब हम लोग भी यहां पर एक सिमिलैरिटी ड्रॉ करके हम लोग डायरेक्टली बिना किसी फर्दर कैलकुलेशन के ओमेगा को क्या बोल सकते हैं कि वो कितना हो जाएगा 1/रूट ओवर एलसी। तो बच्चों बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन हम लोग डायरेक्टली यहां पर क्या कह सकते हैं कि अगर मैं ए वाले केस को, है ना, जब ये ए सिचुएशन थी उस समय को अगर मैं t इक्वल टू 0 बोल दूं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब ये जो पोलैरिटी एक तरीके से रिवर्स हो गई थी तो वो था टाइम पीरियड बाय 2, है ना। और उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जब एंटायरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी और उस कंडीशन से कौन सी ओरिएंटेशन आ गई, जब सिस्टम में सिर्फ एंटायरली मैग्नेटिक एनर्जी है तो उस समय टाइम पीरियड बाय 4 हो रहा होगा। और सिमिलरली जब एंटायरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोबारा आ गई और उसके बाद फिर से एंटायरली मैग्नेटिक एनर्जी आ गई तो उस समय हो रहा होगा टाइम 3t/4। और फर्दर t इक्वल टू कैपिटल T पर ये वापस इसी अवस्था में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑलराइट, तो बच्चों इस बार तो हम लोगों ने आंसर निकाल लिया बड़े आराम से सिर्फ कंपेयर करके। अब अगर क्वांटिटेटिव बात करें, है ना, तो हम लोग यहां पर कोई एक इंटरमीडिएट स्टेट ले सकते हैं। जब मान लीजिए कि ये सिचुएशन थी जब कैपेसिटर के पास इस समय लेटर से -q और +q चार्ज था और इस समय करंट की वैल्यू कितनी थी, I थी। और हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट इस सर्किट में कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है। तो देखिए बच्चों यहां पर अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहां पर लिख सकते हैं सबसे पहले -LdI/dt, है ना, ये इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। फिर हम लोग गए यहां से ऐसे करके जा रहे हैं और फिर हम लोग गए कैपेसिटर के क्रॉस, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, मतलब कि पोटेंशियल में राइज आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर +q/c इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, q/c इज इक्वल टू LdI/dt। क्लियर है यहां तक? अब एक और नोटिसेबल चीज यहां पर है कि हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि I जो है ना, I जो है वो क्या हो जाएगा -dq/dt हो जाएगा। यहां पर मैंने माइनस साइन क्यू लगाया क्योंकि आप देखिए यहां पर ये जो Q है वो वक्त के साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्योंकि यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि करंट जिस सेंस में फ्लो कर रही है वो इस कैपेसिटर को इस समय न्यूट्रलाइज करना चाह रही है ना। वो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव चार्ज अगर डिपॉजिट कर रही है तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर Q जो है वो वक्त के साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसीलिए मैं I को क्या लिख सकता हूं यहाँ पर -dq/dt। क्लियर है ये बात? तो चलिए इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं और हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, q/c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L मल्टीप्लाइड बाय, अब di/dt को हम लोग क्या लिख देंगे, di/dt हो जाएगा नेगेटिव ऑफ d2q/dt।
डी टी स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं नेगेटिव ऑफ d2q अपॉन डी टी स्क्वायर। सही है यहां तक? तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है ना, वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है? एक ऐसी इक्वेशन में जो हम लोगों ने एसएचएम में देख रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों कि d2q अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस q अपॉन एल सी, है ना, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो आपको याद होगा आपने एसएचएम में एक इक्वेशन देखा था d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना, ये तो क्या था? एक्सेलरेशन हो गया था। फिर हम लोगों ने क्या लिखा था? प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, इज इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान होगा। तो अगर इससे हम लोग कंपेयर करें, है ना, अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता था? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आता था x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस लेट अस से सम फाई जहां पर क्या होता था? फाई जो है वो इनिशियल फेज होता था। तो उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहां पर रिजल्ट आ जाएगा q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। बिल्कुल कंपेयर करके यहां पर हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार जो है एसएचएम में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा है। तो जब उसे सॉल्व कर रखा है तो ये इक्वेशन हमारे लिए बिल्कुल रिजेंबल करते हुए आ जाएगी। तो अगर x का रिप्लेसमेंट यहां पर q है ना, तो हम लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन किस तरीके की बननी चाहिए, राइट। और ओमेगा अगर हम लोग कंपेयर करके देखें तो यहां पर ओमेगा का रोल कौन प्ले कर रहा है? ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर एल सी हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों हमारे पास q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं, है ना, हम लोग जानते हैं कि i को इस बार क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस क्यू नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया और साथ ही साथ करंट भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो ये जो एलसी ऑसिलेशन है उसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एलसी। और हम लोग जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एलसी ऑसिलेशन वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर एलसी। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो अब हम लोग एक सवाल देखते हैं एलसी ऑसिलेशंस के ऊपर। सवाल है, टू कैपेसिटर विथ इनिशियल चार्जेस CV नॉट एंड 2 CV नॉट as shown in figure are connected across an inductor of inductance L. Find the time period of oscillation and maximum current through the circuit. ठीक है, तो चलिए सोचते हैं कि कैसे करा जाए इसे, है ना। ये थोड़ा सा तो डिफरेंट लग रहा है, पर एक चीज पक्की है कि यहां पर हम लोग C इक्विवेलेंट जरूर निकाल सकते हैं। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, देखिए C और C ये दोनों जो है वो सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट सिंपली हो जाएगा C/2। और यहां पर इंडक्टेंस जो है वो L दे रखा है ना। तो हम लोग यहां पर टाइम पीरियड तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। और ओमेगा कितना होता है? ओमेगा होता है 1 अपॉन रूट ओवर एल सी। अब यहां पर C जो है वो C इक्विवेलेंट ले लेंगे, राइट। तो यहां पर C इक्विवेलेंट जो है वो C/2 है, ठीक है। तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ L इंटू C और ऊपर आ जाएगा √2, है ना। तो यहाँ √2 लिख देते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ जा रहा है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा हो जाएगा √2 और ऊपर आ जाएगा रूट ओवर एल सी। तो देखिए टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गया पाई टाइम्स अंडर द रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एल सी। तो देखिए बच्चों, बड़े आसान अप्रोच से टाइम पीरियड तो हमारे पास आ गया, पर सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो बड़ा प्यारा है। सवाल के दूसरे पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है? मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है। अब बच्चों इस पार्ट में ना बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि वो सिंपली ये कह देते हैं कि जब मैक्सिमम करंट निकालना है तो हाफ LI मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल जो शुरुआत में इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसके बराबर कर देते हैं। लेकिन आप देखिए कि वो कब वैलिड हो सकता था? वो तब वैलिड होता जब ये एक ऐसी सिचुएशन पॉसिबल रहती जब ये दोनों कैपेसिटर साथ में डिस्चार्ज हो जाते। लेकिन देखिए यहां पर ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ दोनों कैपेसिटर जो हैं वो फुली डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि आप जैसे ऊपर वाली इस प्लेट और इस प्लेट को देखिए, तो अगर इन दोनों प्लेट को हम लोग देखें यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेफ्ट वाली प्लेट है उसके पास कितना चार्ज है? प्लस CV नॉट। और जो राइट वाली प्लेट है उसके पास कितना चार्ज है? 2 CV नॉट, है ना, ये भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज है ना, वो मिला करके कितना आ रहा है? 3 CV नॉट। तो ये तो संभव ही नहीं है कि
इमीडिएट एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों कैपेसिटर्स क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए। तो वो करना गलत है कि हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, है ना, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं यहां पर टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। ये इस बार लिखना जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इस बार पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक साथ जीरो नहीं हो पा रही है। वो कब हो जाती थी? जब सिर्फ एक कैपेसिटर रहता था, ठीक है। तो बच्चों मान लेते हैं कि t इक्वल टू जीरो पर ये सिचुएशन थी और किसी इंटरमीडिएट टाइम में, है ना, ये सिचुएशन अराइज हो गई है जब लेटर से कि लेफ्ट वाले कैपेसिटर के पास चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, और राइट वाले कैपेसिटर की प्लेट्स के पास ऑब्वियस है कितना चार्ज होना चाहिए बाय एनर्जी कंजर्वेशन। हम लोग कह सकते हैं ऊपर वाले के पास चार्ज होना चाहिए 3 CV नॉट माइनस क्यू और नीचे वाली प्लेट के पास चार्ज होना चाहिए माइनस ऑफ 3 CV नॉट माइनस क्यू, क्योंकि हमेशा टॉप प्लेट्स पर चार्ज मिलाकर के 3 CV नॉट होना चाहिए और बॉटम प्लेट्स पर मिलाकर के चार्ज माइनस ऑफ कितना होना चाहिए, 3 CV नॉट। तो ऊपर वाला प्लस क्यू, नीचे वाला माइनस क्यू, ऊपर वाला प्लस 3 CV नॉट माइनस क्यू और नीचे वाला इस समय हो जाएगा माइनस ऑफ 3 CV नॉट माइनस क्यू, ठीक है। और इस समय मान लेते हैं कि करंट जो है वो इस तरीके से आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस मोमेंट पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो इस समय से जो इस सिचुएशन में जो एनर्जी है वो कितनी लिख देंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C लेफ्ट वाले कैपेसिटर के पास, फिर राइट वाले कैपेसिटर के पास कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 3 CV नॉट माइनस क्यू इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, क्योंकि कैपेसिटेंस तो इसकी भी C है, प्लस जो एनर्जी इंडक्टर के पास है विच इज हाफ एल आई स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक कांस्टेंट बोल सकते हैं, राइट। तो अब आप देखिए यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट जो है ना, करंट जो है वो क्या हो जाएगा, करंट को हम लोग लिख सकते हैं इस बार माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि करंट का फ्लो किस तरीके से मैंने दिखाया, मैंने क्लॉकवाइज दिखाया, मतलब कि ये जो क्यू चार्ज है वो वक्त के साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसीलिए मैंने आई को क्या लिख दिया, माइनस ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो अब बच्चों जैसा कि सवाल में दे रखा है कि आई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, फॉर आई मैक्स हम लोग बोल सकते हैं कि डी आई अपॉन डी टी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमा वाला केस हो गया ये। तो बच्चों अगर हम लोग सबसे ऊपर ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, 2Q बाई 2C डी क्यू बाई डी टी, फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 3 CV नॉट माइनस क्यू अपॉन 2C, और साथ में क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा क्योंकि माइनस क्यू है, और फिर फर्दर आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, और आखिरी वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/2 LI डी आई अपॉन डी टी, और RHS तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हुआ। तो देखिए बच्चों यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, ये जो डी आई बाई डी टी वाला टर्म है इसको तो जीरो कर देंगे क्योंकि हमें करंट को मैक्सिमाइज करना है, और साथ ही साथ यहां पर देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया Q अपॉन C डी क्यू अपॉन डी टी, है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा 3 CV नॉट माइनस क्यू अपॉन C, और साथ में आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर है ये बात। अब यहां से डी क्यू बाई डी टी को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्या बच जाएगा हमारे पास, C से C भी गया तो क्या बच गया, Q इज इक्वल टू 3 CV नॉट माइनस क्यू, राइट। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, 2Q इज इक्वल टू 3 CV नॉट, और यहां से Q बराबर आ गया 3 CV नॉट डिवाइडेड बाई 2। मतलब कि हमारे को यह समझ में आ रहा है कि जब करंट मैक्सिमम होगा उस समय चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 CV नॉट बाई 2। मतलब एक बहुत ही सिमेट्रिक केस हो गया। केस ये हो गया कि उस समय दोनों कैपेसिटर के पास क्या रहेगा, इक्वल चार्ज रहेगा, ठीक है। तो बच्चों बड़े आराम से हम लोग यहां पर क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम करंट। कैसे, तो हमें पता है कि शुरुआत में सिस्टम के पास एनर्जी कितनी थी, है ना, चार्जेस हमारे को शुरुआत के पता है, तो पहले लिख देते हैं कि इनिशियल एनर्जी कितनी थी, है ना। तो एक कैपेसिटर के पास था CV नॉट और एक कैपेसिटर के पास था 2 CV नॉट, तो हम लोग लिख सकते हैं CV नॉट, है ना, ये पहला Q है, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C प्लस लिख देंगे
2cv0 Q इसका स्क्वायर अपॉन 2c, ये टोटल एनर्जी हो गई। अब इसको किसके बराबर कर देंगे? उस समय हमारे को पता है कि दोनों चार्जेस, दोनों कैपेसिटर के पास सेम चार्ज होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 3cv0 अपॉन 2, ये उस समय का चार्ज हो गया। Q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ C, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं क्योंकि दो कैपेसिटर थे, प्लस हाफ Li मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि जब चार्ज 3cv0/2 है तो हम लोगों ने देखा कि करंट जो है वो मैक्सिमम आएगी, राइट? तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास। ये पहला टर्म हो गया c स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन 2c, प्लस अगला टर्म हो जाएगा 4c स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन 2c इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 9c स्क्वायर v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 4 आ जाएगा ना, 4 और 2 8, तो 8c इंटू 2 है ना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, प्लस यहाँ पर हमें लिखना है प्लस हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 2 2 और इधर 2 4 ज़ा 8 और इधर का 2 2 ज़ा 4 और यहाँ से भी 2, तो डिनोमिनेटर से 2 को मैंने 3 जगहों से पूरा साफ कर दिया। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक सी भी चला जाएगा ना, यहाँ से एक सी गया, यहाँ से भी एक सी गया, यहाँ से भी एक सी चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सी वी नॉट स्क्वायर प्लस 4cv0 स्क्वायर, मतलब कि 5cv0 स्क्वायर, उसमें से कितना घटाना है 4.5cv0 स्क्वायर, मतलब कि ये बच जाएगा cv0 स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितने के बराबर आ जाएगा एल आई मैक्स का स्क्वायर, राइट? तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी c/12 अंडर द रूट, और इधर हम लोग लिख देंगे बाहर रूट के v0, है ना? तो हमारा जो आई मैक्स है वो कितना आ गया अंडर द रूट ऑफ c/12 इंटू v0। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर्स, है ना? आई एम प्रिटी श्योर कि आपने इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल देखा होगा, है ना? तो इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है कि ये करंट को जो पावर हाउस है वहां से हमारे घरों तक पहुंचाते हैं, है ना? द करंट वी ड्रॉ इनटू आवर हाउसेज इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना? जो हमारे घरों तक करंट आता है वो क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, वो डायरेक्ट करंट नहीं होता है। पावर लाइन्स ट्रांसमिट AC टू आवर नेबरहुड्स वेयर लोकल पावर स्टेशंस एंड ट्रांसफॉर्मर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू आवर होम्स। तो ट्रांसफॉर्मर का आपको थोड़ा थोड़ा यूज अभी समझ में आ रहा होगा, बाकी अभी हम लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। In this chapter, we discuss how a transformer works and how it allows us to transmit power at very high voltages and minimal heating losses across the lines, है ना? ये भी हमारे को मेक श्योर करना होता है कि जब हम इन वायर्स के थ्रू, है ना, जब हम लोग करंट को ला रहे हैं अपने घरों तक, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस हो चुका हो। ठीक है, तो बच्चों ये जो डायग्राम है ये आपको काफी क्लैरिटी देने वाला है। बेसिकली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोड्यूस होता है ना वो रिलेटिवली लो वोल्टेज पे होता है, जैसे 12 किलो वोल्ट, ये बहुत ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू जिस वोल्टेज पे हम लोग इसे ट्रांसमिट करवाते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पर, जब इसे ट्रांसमिट करवाना होता है ना बहुत दूर दूर तक, तो उसके लिए हम लोग इसके जो VRMS की वैल्यू है उसको बढ़ा देते हैं। जैसे 12 किलो वोल्ट से बढ़ा करके कितना कर देते हैं, अराउंड 400 किलो वोल्ट, 500 किलो वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग काम जो है ना AC के साथ ही कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है द सेम पावर कैन बी ट्रांसमिटेड एट डिफरेंट वोल्टेजेस बिकॉज पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ IRMS एंड VRMS। हमने यहाँ पर cos phi को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट किया है क्योंकि हम लोग सिंप्लीफाई करके बात करना चाह रहे हैं ना। तो बेसिकली हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि VRMS, है ना, VRMS को बढ़ा देंगे तो अगर पावर सेम रखें तो IRMS क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें इसे ट्रांसमिट करवाना होता है ना बहुत दूर दूर तक, तो हम लोग क्या करवा देते हैं कि यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो यहीं पर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज आता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किसे अप करता है? VRMS को अप कर देता है, मतलब वोल्टेज को बढ़ा देता है बाय डिक्रीजिंग द करंट। मतलब VRMS बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कि IRMS कम हो रहा है। A particular power requirement can therefore be met with a low voltage and a high current or with a high voltage and a low current। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि बेसिकली प्रोडक्ट से मतलब है ना? जैसे आपको याद होगा जब आपने मैकेनिक्स में मोमेंटम पढ़ा था, तो मोमेंटम बहुत ज्यादा होने के लिए जरूरी नहीं कि मास बहुत ज्यादा हो। एक बुलेट के पास भी बहुत मोमेंटम होता
है ना। और सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंटम बहुत हाई होने के लिए जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो। जैसे कि एक ट्रक अगर मामूली सी स्पीड में भी चल रही होगी तो भी उसके पास अच्छा खासा मोमेंटम होगा। तो उसी तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें मतलब IRMS और VRMS के प्रोडक्ट से होता है। तो अगर VRMS को कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो अब तो यही हमने देखा था अभी, है ना, कि अ पर्टिकुलर पावर रिक्वायरमेंट कैन देयरफॉर बी मेट विद अ लो वोल्टेज एंड अ हाई करंट और विद अ हाई वोल्टेज एंड अ लो करंट, कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। द एडवांटेज ऑफ द हाई वोल्टेज लो करंट चॉइस, अब हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर लो करंट और हाई वोल्टेज वाला कॉम्बिनेशन इतना डेडली क्यों है ना, ये बड़ा ही काम का है। फायदा क्या है, इट रिजल्ट्स इन लोअर IRMS स्क्वायर इनटू आर, मतलब कि जो ओमिक लॉसेस हैं अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइंस वो कम हो जाते हैं। हम लोग जानते हैं ना कि हीट डिसिपेटेड क्या होता है, I स्क्वायर आर, है ना। I स्क्वायर आर जो क्या होता है, वो पावर होता है, किस रेट से जो हीट का डिसिपेशन होता है ना, किस रेट से हीट डिसिपेट हो रही है अक्रॉस दीज लाइंस, वो I स्क्वायर आर बता रहा है। तो यहाँ पर IRMS स्क्वायर इनटू आर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब हमें इसे ट्रांसमिट करवाना है बहुत दूर दूर किलोमीटर्स तक, है ना, जैसे कि यहाँ लिखा है कि विच कैन बी सिग्निफिकेंट इन लाइंस दैट आर मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग। तो जनरली आप जब ट्रेन में सफर करते होंगे तो आप देखते होंगे कि इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके साथ भी मीलों चल रहा है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर हम लोग हाई करंट यहाँ पर भेजेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी लॉस को ही तो हम लोग मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो VRMS को बढ़ा दे और ऑटोमेटिकली IRMS क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो IRMS कम हो गया तो हीट डिसिपेशन क्या हो गया, कम हो गया। अब उसके बाद जब हमारे घर के पास आने लगता है तो यहाँ पर जैसे सब स्टेशन होता है वहां पर एक बार स्टेप डाउन कर देते हैं, जैसे 400 किलो वोल्ट से उसे कितना बना दिए, फॉर एग्जाम्पल 13 किलो वोल्ट बना दिए। अब हमारे घरों पे और भी कम रिक्वायरमेंट होती है ना, 13 किलो वोल्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसको और कम करने के लिए हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ना फर्दर। तो अब जैसे कि अराउंड मान लीजिए कहीं पर 240 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, VRMS 240 वोल्ट मान लीजिए कहीं घर पर चाहिए, तो फिर ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो क्या कर देता है, इसे फर्दर स्टेप डाउन कर देता है, जिससे कि VRMS कम हो जा रही है और करंट जो है वो बढ़ जा रहा है। तो बच्चों आई एम श्योर कि आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रखा होगा ना। तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर्स ही होते हैं, और हमने देखा कि दो टाइप के ट्रांसफार्मर अभी तक हम लोगों ने देखे हैं ना, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर है उसका पर्पस क्या है, स्टेप डाउन वोल्टेज को वो क्या करता है, कम करता है, VRMS को बेसिकली वो कम कर देता है, ताकि अगेन हाई IRMS वाली करंट जो है हमारे घरों तक पहुंचे। तो बच्चों अब तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसफार्मर का पर्पस क्या होता है और कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं ना। जैसे हम लोगों ने देखा स्टेप अप होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप जो है वो VRMS को बढ़ाता है और स्टेप डाउन जो है वो VRMS को कम कर देता है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग और ये कैसा दिखता है ना। तो अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट्स ऑफ टू सेट्स ऑफ कॉइल्स, है ना, दो टाइप के यहाँ पर कॉइल्स होते हैं, एक कहलाता है प्राइमरी और एक कहलाता है सेकेंडरी, ठीक है। तो और साथ ही साथ दोनों को क्या करके रखा जाता है, इंसुलेट करके रखा जाता है फ्रॉम ईच अदर, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। दे आर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर, है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है, जो ब्लू से यहाँ डिनोट किया गया है वो क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है। और हम लोग जानते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का पर्पस क्या होता है ना, हम लोग जानते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगा, आइदर वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एज इन फिगर 7.20a, है ना। दो अलग अलग टाइप के यहाँ पर ओरिएंटेशन हो सकते हैं, एक कौन सा है जिसमें जो पहला डायग्राम है उसके हिसाब से यहाँ पर रखा जाए, या फिर दोनों को अलग अलग लिम्स में रखा जाए, है ना। वही यहाँ लिखा है और ऑन सेपरेट लिम्स ऑफ द कोर एज इन फिगर 7.20b। वन ऑफ द कॉइल्स कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल हैज NP टर्न्स, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर दो टाइप के कॉइल्स हैं, एक को क्या कहा गया, प्राइमरी कहा गया, और एक को सेकेंडरी कहा गया। तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स लेटर से कि NP है। द अदर कॉइल इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल, और उसके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, लेटर से NS है, ठीक है। ऑफन द प्राइमरी कॉइल इज द इनपुट कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल इज द आउटपुट कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। चलिए बच्चों, तो हम लोग ये जो सेपरेट लिम्ब में जब कॉइल इस तरीके से बाउंड होते हैं तो उस वाले केस से समझने की कोशिश करते हैं ट्रांसफार्मर की वर्किंग।
है ना। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि दो अलग अलग टाइप के यहाँ पर लूप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो चलिए इसे एनालाइज करते हैं। टू एनालाइज द ट्रांसफॉर्मर सर्किट वी फर्स्ट कंसिडर द प्राइमरी वाइंडिंग, है ना। हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग पे फोकस करते हैं। द इनपुट वोल्टेज, है ना, और जो इनपुट वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, वो होता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वेरिएबल होता है। वीपी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये तो हम लोग समझ सकते हैं फैराडेज लॉ से, है ना, कि जैसे यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इनपुट वोल्टेज कितना लिया गया, वीपी लिया गया, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है। तो अगर यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार जो इनपुट वोल्टेज है वो चेंज होता रहेगा, तो उसके हिसाब से क्या चेंज होता रहेगा, यहां पर जो करंट है वो लगातार चेंज होता रहेगा। और करंट के चेंज होने से क्या होगा कि यहां पर जो फील्ड लाइंस क्रिएट होगी, है ना, वो भी लगातार क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी, जिसकी वजह से जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसके क्रॉस क्या क्रिएट होगा, एक बैक ईएमएफ क्रिएट होगा, है ना, जो कि वीपी को क्या करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा। और हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने चूंकि कॉइल्स को कैसा लिया है, आइडियल लिया है, तो हम लोग देख सकते हैं कि फैराडेज लॉ से जो भी वीपी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज वही क्या होगा, बैक ईएमएफ भी होगा, है ना, क्योंकि यहां पर इस सर्किट में हम लोग देख पा रहे हैं दो ही एलिमेंट्स है। तो फैराडेज लॉ अगर लगाएं तो हम लोग देख सकते हैं कि जो वीपी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, मैग्नीट्यूड वाइज वही क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ भी हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, वही यहां पर लिखा है, द इनपुट वोल्टेज वीपी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड अक्रॉस द प्राइमरी वाइंडिंग, है ना। तो दो अलग अलग चीजें यहां पर होती है, एक तो होता है इनपुट वोल्टेज होता है प्राइमरी में, और साथ ही साथ प्राइमरी में भी एक क्या हो जाता है, इंड्यूस, एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, और हम लोग फैराडेज लॉ से ये कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी। अब ये माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी कैसे आया, तो हम लोगों ने तो ये माना था ना बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर कितने हैं, टोटल यहां पर टर्न्स हमने एनपी माना था। तो एक लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो लेटर से फाई है ना। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड कितना हो जाएगा, एनपी इंटू फाइव। और हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है, माइनस ऑफ डी ऑफ टोटल फ्लक्स बाय डी, मतलब कि माइनस ऑफ डी ऑफ एनपी फाइव बाय डी टी। तो एनपी बेचारा कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस एनपी डी फाइव अपॉन डी टी। तो देखिए बच्चों, वही यहां पर लिखा है कि द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी, वेयर फाई इज द फ्लक्स थ्रू वन टर्न, है ना। एक टर्न से एसोसिएटेड फ्लक्स को फाई कहा गया, तो टोटल फ्लक्स कितना एसोसिएटेड हो गया, एनपी इंटू फाइव, और उसके हिसाब से हमने वीपी टी को किसके बराबर कह दिया, माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी के। अब बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या होगा यहां पर, बेसिकली हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर जो फील्ड लाइंस आ रही है ना, यहां पर जो फील्ड लाइंस आ रही है, और यहां पर हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज करा, तो हम लोग ये मानेंगे कि सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से फील्ड लाइंस जो है वो बाहर नहीं भाग रही है ना। और जो भी फील्ड लाइंस इससे एसोसिएटेड है लेफ्ट वाली लिम्ब से, वो सारी की सारी फील्ड लाइंस राइट वाली लिम्ब से भी एसोसिएटेड हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एक लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स है ना, वो सेम हो जाएगा एज कंपेयर टू द फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन लूप ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, है ना, क्योंकि वही फील्ड लाइंस यहां पर आ रही है। तो जितनी फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं वो सारी की सारी फील्ड लाइन इस वाले से भी, राइट वाले लिम्ब से भी एसोसिएटेड हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद प्राइमरी इज इक्वल टू फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी। और अगर प्राइमरी वाले फ्लक्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि चेंज आ रहा है, इसका मतलब सेकेंडरी वाले फ्लक्स में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि बेसिकली है तो ये वही फ्लक्स, है ना। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी में रखा था उसको क्या कहा था, NS कहा था। तो एक भले ही, है ना, भले ही एक लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स सेम है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, वो तो NS हो गए, यहां पर तो NP थे। तो टोटल फ्लक्स फाई टोटल, है ना, जो प्राइमरी से था वो कितना था, NP इंटू फाइव, लेकिन फाई टोटल जो सेकेंडरी से हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, NS इंटू फाइव। समझ रहे, तो टोटल फ्लक्स में यहां पर चेंज है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर सिर्फ इतने से पोर्शन को देखें
तो ये क्या देख रहा है कि अगर इससे एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो ये जो कॉइल है ना, वो अपने अंदर क्या करेगा, एक ईएमएफ को तो जरूर इंड्यूस करेगा, राइट। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी फाई टोटल एस अपॉन डी टी, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, वो क्या हो जाएगा, माइनस एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी, है ना। तो बच्चों ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इस वाले लूप में, है ना, तो यही जो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है यही पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा किसके क्रॉस, इस एक्सटर्नल आरएस के क्रॉस, राइट। तो वही देखिए यहां पर लिखा है कि सिमिलरली द आउटपुट वोल्टेज Vs एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिलीवर्ड टू द लोड रेजिस्टर मस्ट इक्वल द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। सिंस द ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल द फ्लक्स थ्रू एवरी टर्न ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ऑल्सो फाई, हम लोग बिल्कुल आइडियल मान रहे हैं और कोई भी फ्लक्स का लॉस नहीं मान रहे हैं। तो Vs जो कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है वो कितना आ जाएगा, माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी, जैसा हम लोगों ने अभी अभी देखा था। तो बच्चों अगेन मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि हुआ क्या है। हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी था और एक सेकेंडरी था। प्राइमरी में हम लोगों ने क्या कर रखा था, हमने जो है एक इनपुट वोल्टेज लगा रखा था जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, जिसको हम लोगों ने कहा था वीपी, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम था। अब चूंकि ये फंक्शन ऑफ टाइम था तो उसकी बदौलत क्या क्रिएट हो रहा था, उसकी बदौलत जो है एक बैक ईएमएफ क्रिएट हो रहा था, क्योंकि वीपी जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होने की वजह से लगातार जो वेरिएबल करंट है वो प्रोड्यूस कर रहा था। वेरिएबल करंट की वजह से क्या क्रिएट हो रहा था, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से वेरिएबल फ्लक्स आ रहा था। तो अगर फ्लक्स लगातार चेंज होगा तो क्या क्रिएट होगा, ऑब्वियस है कि एक बैक ईएमएफ क्रिएट होगा, क्योंकि एक इंडक्टर को चेंज पसंद नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि चूंकि जो प्राइमरी कॉइल था उसमें दो ही एलिमेंट्स थे, है ना, एक तो वीपी जो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है और साथ ही साथ जो इंडक्टर था। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि चूंकि इंडक्टर में बैक ईएमएफ क्रिएट हो रहा है और यहां पर इनपुट वोल्टेज था, तो दो ही चीजें थी। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो हमने वीपी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को किसके बराबर लिख दिया, माइनस एनपी डी फाई बाय डी टी के। क्लियर है यहां तक। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन लूप, है ना, मतलब कि एक, अगर मैं यहां पर इस सर्कल की बात करूं तो इस एक सर्कल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स था वही सेकेंडरी, है ना, जो सेकेंडरी वाली लिंब है उसके भी एक सर्कल से एसोसिएटेड फ्लक्स होगा। तो लेकिन फर्क क्या आ रहा है, यहां पर लेफ्ट वाली लिंब में एनपी टर्न्स थे और राइट वाली लिंब में एनएस टर्न्स थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी वजह से ओवरऑल फ्लक्स जो है वो अलग अलग आ रहा था। और हम लोग देख पा रहे थे कि सेकेंडरी वाले कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना हो जाएगा, माइनस एन एस डी फाई बाय डी टी। और इसे ही हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इसे ही हम लोग नाम दे रहे हैं आउटपुट वोल्टेज, जो कि है वीएस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और हम लोग देख पा रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज डिलीवर हो रहा है लोड रेजिस्टर को, वो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि कितना है, माइनस एन एस डी फाई बाय डी टी के। अब अगर हम लोग यहां पर कंपेयर करें डी फाई बाई डी टी, है ना, डी फाई बाई डी टी जो है अगर हम लोग दोनों तरफ कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, देखिए लेफ्ट वाले केस में आ जाएगा वो वीपी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एनपी, और राइट साइड में डी फाइव बाई डी टी किसके बराबर आ जा रहा है, वो आ जा रहा है वीएस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एनएस के। तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा वीपी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपॉन माइनस एनपी इज इक्वल टू वीएस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपॉन माइनस ऑफ एनएस। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों कि जो वीपी अपॉन वीएस है ना, दोनों फंक्शन ऑफ टाइम है बेसिकली, वो किसके बराबर आ जा रहा है, एनपी अपॉन एनएस के। तो सिर्फ अगर हम लोग देखें कि नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम लोग कंट्रोल करें तो उसके हिसाब से, है ना, उसके हिसाब से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो जा रहा है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है। बेसिकली मान लीजिए कि अगर आपको मान लीजिए कि वोल्टेज को बढ़ाना है, मतलब आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं।
अगर हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि जो VS है ना, जो सेकेंडरी में जो VS है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन VP हो जाए, यही तो हम लोग चाहेंगे। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि VS ज्यादा हो एज कंपेयर टू VP, तो आप क्या कर दीजिए, NS को ज्यादा कर दीजिए NP से, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी को आप बढ़ा दीजिए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हम लोगों ने म्यूचुअल, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्शन का यूज करके जो है हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करवा पा रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि किस तरीके से शुरुआत में हम लोगों ने स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया, है ना, 12 किलो वोल्ट को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, लगभग 400 किलो वोल्ट में। और फिर हम लोगों ने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जिसने 400 किलो वोल्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, 13 किलो वोल्ट में। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को क्या माने, 100% एफिशिएंट माने, मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं माने, है ना, हम लोगों ने यही तो एज्यूम करा था कि सारी की सारी फील्ड लाइंस जो है वो बिल्कुल ट्रैप्ड होकर के वापस से जो प्राइमरी से निकली वो सेकेंडरी में एंटर कर रही है ना, और कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि इनपुट पावर इज इक्वल टू दी आउटपुट पावर। क्यों? क्योंकि हमें पता है पावर क्या होता है, V इंटू आई। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, IP इंटू VP इज इक्वल टू IS इंटू VS। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होता ही है, पर जो अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना उनमें हम लोगों ने इवन 95% से ज्यादा एफिशिएंसी भी जो है ऑब्टेन कर रखी है। तो देखिए अगर इन इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हमारे पास ऑलरेडी क्या था, VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP, ये तो ऑलरेडी था। अब साथ में और क्या आ गया, दिस रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू IP अपॉन IS। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया कि जो इक्वेशन हम लोगों ने अभी ऑब्टेन करी है ना, वो क्या मानते हुए किया कि ये ट्रांसफॉर्मर्स कैसे हैं, आइडियल है, मतलब किसी भी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर्स में थोड़ा तो एनर्जी लॉस होगा ही, है ना, और उसके रीजन क्या क्या होते हैं। पहला होता है फ्लक्स लीकेज, मतलब देयर इज ऑलवेज सम फ्लक्स लीकेज, दैट इज नॉट ऑल द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी passes थ्रू द सेकेंडरी ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ द कोर और द एयर गैप्स इन द कोर। मतलब जो हम लोगों ने ये सोचा था ना कि सारी की सारी फील्ड लाइन को खींच करके हम लोग दूसरे में ले आएंगे, ये संभव एग्जैक्टली नहीं होता है ना। और उसका रीजन क्या है कि कोर की डिजाइन में इम्परफेक्शन हो सकता है या फिर एयर गैप्स हो सकते हैं इन द कोर। अब देखते हैं इसका रेमेडी क्या है। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स वन ओवर द अदर। मतलब हम लोगों ने जो दो डायग्राम्स देखे तो उसमें जो पहला डायग्राम है उसमें इसका सॉल्यूशन हमारे को नजर आ रहा है। अब जो दूसरा तरीका है जिससे कि एनर्जी लॉस होता है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स, है ना, वाइंडिंग्स में रेजिस्टेंस तो होगा ही। द वायर यूज्ड फॉर द वाइंडिंग्स हैज सम रेजिस्टेंस एंड सो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर, मतलब कि वो I²R लॉस। इन हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग्स दीज आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर। हम लोग जानते हैं कि अगर वायर थिक होगी तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/, तो अगर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस छोटा हो जाएगा। अब अगला है एडी करंट्स, है ना। एडी करंट्स के बारे में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी एडी करंट्स क्रिएट होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से हीटिंग हो जाती है। तो वही यहाँ लिखा है द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट्स इन द आयरन कोर एंड कॉजेज हीटिंग। द इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ लैमिनेटेड कोर, है ना। एडी करंट्स को जो है रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, यूजिंग लैमिनेटेड कोर। नेक्स्ट है हिस्टेरेसिस, है ना। हिस्टेरेसिस को भी हम लोगों ने पढ़ा था। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज रिपीटेडली रिवर्स्ड, है ना। लगातार हम लोग ने ऑल्टरनेटिंग सोर्स यूज किया तो लगातार रिवर्सल तो होता रहेगा। तो वही यहाँ लिखा है द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज रिपीटेडली रिवर्स्ड बाय द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। The resulting expenditure of energy in the core appears as heat and is kept to a minimum by using a magnetic material which has a low hysteresis loss। हम लोगों ने अलग अलग टाइप के मटेरियल देखे थे ना, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसका हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो, कम हो। तो बच्चों जब बात आ ही गई है कि आइडियल ट्रांसफार्मर जैसी चीज कुछ भी नहीं होती, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब हम लोग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कैलकुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, और यहां पर हो जाएगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो वही लिखा है इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू प्राइमरी रेजिस्टेंस, हिस्टेरेसिस इन द कोर, एडी करंट्स इन द कोर एटसेट्रा। तो एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर को कैसे डिफाइन किया है, एज
आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि एफिशिएंसी को अगर परसेंटेज में लिखना हो तो हमें क्या लिखना होगा? आउटपुट पावर का मतलब क्या हुआ? जो हम लोग सेकेंडरी में हासिल कर रहे हैं, है ना। और सेकेंडरी में हम लोग कितना हासिल कर रहे थे? वीपी आईपी, है ना, सॉरी वीएस आईएस होना चाहिए ना। यहाँ पर सेकेंडरी के लिए हम लोगों ने एस यूज करा है, तो आउटपुट हो जाएगा वीएस आईएस। इसको डिवाइड कर देंगे किससे? इनपुट पावर से। इनपुट पावर क्या था? वीपी आईपी। और मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 100 से, तो ये आंसर हमारा किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल एलसीआर सर्किट्स के बारे में। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। हमारे को सी दे रखा है, एल दे रखा है और आर दे रखा है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, हमने कैसा ईएमएफ लिया? हमने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लिया ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग करंट जा रहे हैं। एक चीज तो हमें पता है, जो ये आई है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा? आई सी प्लस आई एल प्लस आई आर। यहाँ पर मैं आई सी आई एल और आई आर किन्हें कह रहा हूँ? इंस्टेंटेनियस करंट्स को, है ना। तो हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से देख सकते हैं कि आई जो है वो आई सी प्लस आई एल प्लस आई आर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग एक एक करके बात करें, है ना, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं सिर्फ इतने से पोर्शन की बात करता हूँ ना, इतने से पोर्शन की मतलब कि ये जो सोर्स है और जो ये कैपेसिटर है, तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ किरचॉफ्स लॉ। और मैं क्या लिख सकता हूँ? ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्यू क्या है? इस इंस्टेंट पर जो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पर है। तो यहाँ से मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा? यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। और मुझे पता है कि जैसा मैंने करंट की डायरेक्शन माना कि आई जो है ना, आई कौन सा? आई सी, वो क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहां से मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ई नॉट साइन ओमेगा टी ऑलरेडी मेरे पास क्या था? क्यू अपॉन सी था। और क्यू जो है वो मेरे पास कितना आ गया? क्यू आ गया सी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगर मैं डी क्यू बाई डी टी कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? आई सी आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? सी ई नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हम लोग आईसी को यहाँ पर क्या और लिख सकते हैं? आईसी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ओमेगा सी। और साथ ही साथ यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसी तरीके से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं, चूंकि इंडक्टर जो है वो कैपेसिटर के साथ पैरेलल में है, रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है, तो जो हमारा सोर्स ईएमएफ है ना, वही बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंडक्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई एल बाई डी टी इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई एल बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए मेरे पास क्या आ गया? यहां से मेरे पास आ जाएगा आई एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, है ना। ये काम हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। किस तरीके से हम लोग एवरेज जो है वो देखते थे और उसके हिसाब से जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सी था उसको गायब कर देते थे। तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि आई एल हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा? ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और आखिरी चीज निकालना तो और भी आसान है ना। रेजिस्टेंस के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस आई आर इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई आर कितना आ जाएगा हमारे पास? वो आ जाएगा ई नॉट अपॉन आर साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है ये बात? तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम के थ्रू इन करंट्स को दिखाऊं तो हम लोग क्या तरीका यूज करते हैं? यहाँ पर हम लोग करंट के एम्पलीट्यूड को यहाँ पर दिखाएंगे, है ना, अक्रॉस वेरियस एलिमेंट्स। जैसे ये आई नॉट आर हो गया, ये आई नॉट सी हो गया और ये आई नॉट एल हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जो करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस है ना, वो अहेड होगा बाय 90 डिग्री एज कंपेयर टू करंट थ्रू द इंडक्टर। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख चुके हैं अभी अभी कि करंट अक्रॉस द कैपेसिटर वो क्या है? वो तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट से भी 90 डिग्री से अहेड है। तो इस तरीके से हम लोग करंट का फेजर डायग्राम बना सकते हैं, राइट। अब बच्चों मान लीजिए कि इसको मैं ले लेता हूं आई नॉट सी माइनस आई नॉट एल, है ना। दोनों को
मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और नेट यहाँ पर ऐसा लिख दिया। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आई नॉट सी क्या हो जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, वो बेसिकली हो जाएगा ई नॉट ओमेगा सी। और आई नॉट एल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिकली ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, याद होगा आपको। और उसी तरीके से आई नॉट आर क्या हो जाएगा, करंट एम्पलीट्यूड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा ई नॉट अपॉन आर। तो हमारे को बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है और ये दिख रहा है ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमें लेना होता है, तो चलिए रिजल्टेंट मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ ले लिया, तो ये जो है ये नेट करंट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा और ये एंगल को हम लोग फाई कह देंगे, है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट है वो सेम फेज में होता है एज कंपेयर टू जो सोर्स ईएमएफ है, राइट। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये डायग्राम रहा तो जो नेट करंट है वो क्या होगा, वो अहेड होगा फेज में, किससे, या तो आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कह लीजिए या तो आप सोर्स ईएमएफ कह लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग टैन ऑफ फाई, इसको क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन आर। ये कैसे लिखा मैंने, तो देखिए टैन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर है ई नॉट ओमेगा सी माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और बेस क्या है, वो है ई नॉट अपॉन आर, तो ई नॉट तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास देखिए टैन फाई की वैल्यू ऐसी कुछ आ रही है। इसके अलावा बच्चों हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ, है ना, अंडर द रूट ऑफ आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस यहां पर हम लोग लिख देंगे आई नॉट सी माइनस आई नॉट एल, है ना, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, आई नॉट को हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन जेड, है ना, जेड इंपिडेंस है, वो किसके बराबर आ जा रहा है, आप देखिए अंडर द रूट ऑफ आई नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन आर, तो इसका स्क्वायर प्लस अंदर वाले टर्म क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा ई नॉट अपॉन एक्स सी और एक हो जाएगा ई नॉट अपॉन एक्स एल, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, राइट। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि ई नॉट ई नॉट ई नॉट और ई नॉट ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से रिजल्ट 1 अपॉन जेड, है ना, 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल का भी होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों पैरेलल सर्किट में ना, पैरेलल एलसीआर सर्किट में जब एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है तब हम लोग कहते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगेन रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। और उस केस में हमारे को समझ में आ रहा है कि 1 अपॉन जेड किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि उस केस में जो है हम लोग समझ पा रहे हैं कि टैन ऑफ फाई, है ना, टैन फाई कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन आर होता है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मतलब कि करंट और ईएमएफ जो है वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम फेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा पैरेलल एलसीआर सर्किट भी खत्म होता है। सीरीज एलसीआर सर्किट तो हम लोगों ने पूरा देखा ही देखा है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये जो छोटा सा चैप्टर था ये पसंद आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट आता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।